नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सीधा पास्ट में ले चलूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं 11 जनवरी 1966 सोवियत यूनियन के वो शहर में जहां एक ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके कुछ ही पल बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई। 11 जनवरी 1966 सोवियत यूनियन के ताशकंद में रात के 1 बज रहे थे। सोवियत यूनियन द्वारा ही प्रोवाइड किए गए विला में इंडिया के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री गहरी नींद में थे। कुछ घंटे पहले ही उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान के साथ एक हिस्टोरिकल पीस एग्रीमेंट पर साइन किया था, जिसने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को ऑफिशियली एंड कर दिया था। ये समझौता दोनों देशों के बीच शांति की एक उम्मीद था। रात करीब 1:20 विला के अंदर अचानक अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर्स, नर्सेज और सिक्योरिटी सब भागते हुए लाल बहादुर शास्त्री के कमरे की तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही पलों में सब लोग उनके कमरे में जमा हो गए। शास्त्री जी को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और उन्हें तेज खांसी आ रही थी। उनके पर्सनल डॉक्टर R.N. चोक और सोवियत डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 11 जनवरी 1966 रात के करीब 1:30 बजे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मृत घोषित कर दिया गया। जैसे ये खबर इंडिया पहुंची, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लोग गहरे सदमे में थे। लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे नेता थे जो अपनी सादगी, ईमानदारी और दृढ़ व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। उनकी सडन डेथ ने सबको हैरान कर दिया था। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में शास्त्री जी की डेथ का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं थी। उनकी डेड बॉडी पर नीले निशान, उनकी गर्दन के पीछे से निकलता खून, सर्जिकल कट्स, डेथ के सिर्फ 12 घंटे में उनकी बॉडी का अजीब तरीके से फूल जाना, ये सब कुछ एक ऐसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं बल्कि सस्पिशियस थी। और भी हैरानी की बात ये थी कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की बॉडी का पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया, और यहीं से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का तूफान जाग उठा। कभी कहा गया कि शास्त्री जी के मौत के पीछे इंडिया के कुछ बड़े नेता शामिल थे, और कभी कहा गया अमेरिका की CIA ने ये करवाया है। कभी शक गया सोवियत की स्पाई एजेंसी KGB पर। क्या सच में उनकी डेथ नेचुरल थी, या फिर उस रात एक ऐसी साजिश की गई थी जिसने भारत को पूरी तरह हिला कर रख दिया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। Shastri was India's second prime minister, the man who led India to victory in the 1965 war against Pakistan. लाल बहादुर शास्त्री की सोवियत संघ के ताशकंद शहर में रहस्यमय परिस्थितियों में मुझे बताया जब शास्त्री जी की बॉडी लाई गई यहाँ पे, तो परिवार के लोगों को शरीर के पास में नहीं आने दिया जा रहा था। Crowley admits the CIA's role in Shastri and Baba's death. लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, मुगल सराय, जो आज दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में उनका परिवार ज्यादा अमीर नहीं था। जब लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ 1 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद उनकी माँ उनको लेकर अपने नानी हाल वाराणसी चली गई। बचपन से ही शास्त्री जी का जीवन सिंपल और डिसिप्लिन रहा। शास्त्री जी पढ़ाई में काफी मेहनती थे। उन्होंने अपनी शिक्षा हरीश चंद्र हाई स्कूल वाराणसी से शुरू की। जब देश में ब्रिटिश रूल के खिलाफ आंदोलन चल रहा था तब स्टूडेंट्स भी पीछे नहीं रहे। 1921 में सिर्फ 16 साल की उम्र में लाल बहादुर शास्त्री जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान अपनी स्कूल छोड़ दी। बाद में उन्होंने काशी विद्यापीठ से पढ़ाई की, जहां से उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली, और इसी नाम का उन्होंने अपना सरनेम बना लिया। स्टूडेंट लाइफ से ही शास्त्री जी का झुकाव देश सेवा की तरफ था। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को अपनाया और इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए। फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान शास्त्री जी कई बार जेल गए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी एक्टिवली हिस्सा लिया। जेल के अंदर भी शास्त्री जी पढ़ते लिखते और खुद को और मजबूत बनाते रहे। 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तब शास्त्री जी ने देश के लिए काम करना बंद नहीं किया। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां संभाली, जैसे रेलवे मिनिस्टर, जहां उन्होंने एक बार ट्रेन एक्सीडेंट की जिम्मेदारी लेते हुए खुद रेजिग्नेशन दिया। ये उनकी ईमानदारी और अकाउंटेबिलिटी का सबूत था। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने इंडिया के दूसरे प्रधानमंत्री। 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध के बाद देश का मोराल
काफी डाउन था, लेकिन जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने देश की डिफेंस और यूनिटी पर फोकस किया। उन्होंने फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन और डेयरी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन जैसे हिस्टोरिक स्टेप्स लिए और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जरिए इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए स्टेप्स उठाए। लाल बहादुर शास्त्री को पीएम बने अभी 14 महीने ही हुए थे कि उनके आगे एक नई चुनौती आ गई। 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने के लिए इंडिया पर हमला कर दिया। 1962 में मिली हार से पाकिस्तान को ये लग रहा था कि इंडिया की सेना कमजोर हो गई है। उस टाइम पाकिस्तान को एक एक्सटर्नल सपोर्ट भी मिल रही थी, जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स और पैसे, जो कि अमेरिका द्वारा प्रोवाइड की जा रहे थे। इन सब को देखते हुए पाकिस्तान को लग रहा था कि वो इंडिया को अपने घुटनों पर ला सकता है, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। 1965 में पाकिस्तान बुरे तरीके से हार गया। इंडिया उस टाइम अपनी इकोनॉमी और ग्रोथ पर फोकस करना चाहता था, इसलिए 17 दिन बाद यूनाइटेड नेशंस के थ्रू सीज फायर करवा दिया गया। उस टाइम कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था। सोवियत यूनियन भी दुनिया में शांति ला सकता है, ये साबित करने के लिए उसने इंडिया पाकिस्तान में मीडिएशन ऑफर की, जिसको दोनों कंट्रीज ने मान लिया। इस एग्रीमेंट के लिए ताशकंद का शहर चूज किया गया, क्योंकि ये शहर जियोग्राफिकली दोनों देशों से दूर था, जिससे न्यूट्रलिटी बनी रहती। युद्ध 23 सितंबर 1965 को रुक गया था, जिसके लगभग 3 महीने बाद 3 जनवरी 1966 के आसपास प्रधानमंत्री शास्त्री ताशकंद के लिए रवाना होते हैं। उनके साथ उनकी छोटी सी टीम, जिसमें उनके प्राइवेट सेक्रेटरी JN सहाय, पर्सनल डॉक्टर RN चुग, सिक्योरिटी ऑफिसर और एक पर्सनल अटेंडेंट रामनाथ भी थे। ताशकंद में जब दोनों कंट्रीज के पीएम बातचीत करने के लिए बैठे, तब बातचीत इतनी आसान नहीं रही। प्रेसिडेंट अयूब खान अपनी मांगों पर अड़े रहे थे। वो चाहते थे कि कश्मीर के इशू का सॉल्यूशन निकाला जाए, लेकिन शास्त्री जी ने सीधा कह दिया कि कश्मीर इंडिया का ही एक पार्ट है, इस पे कोई समझौता नहीं होगा। कई बैठकों के बाद फाइनली 10 जनवरी 1966 को पीस टॉक्स खत्म हुई और इन पीस टॉक्स को करवाने के पीछे सोवियत प्रीमियर अलेक्सी कोज़िगिन उनका बहुत बड़ा रोल रहा। इस एग्रीमेंट में लिखा था कि दोनों देश 1965 से पहले वाली स्टेट में वापस चले जाएंगे और कोई भी देश की इंटरनल मैटर पे इंटरफियर नहीं करेगा और फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखेंगे। खुशी में उसी दिन शाम को एक पार्टी रखी गई। हर कोई इस समझौते के लिए एक दूसरे को बधाई दे रहा था। लगभग 1.5 घंटे तक रिसेप्शन में पाकिस्तानी और सोवियत डेलीगेशंस के साथ समय बिताने के बाद शास्त्री जी वहां से निकलकर करीब रात के 10:15 विला वापस आए। इसके बाद शास्त्री जी ने एक अपने स्टाफ मेंबर रामनाथ से कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए मंगवाया। जब से शास्त्री जी ताशकंद आए थे, उनके लिए खाना रशियन शेफ्स और एक इंडियन कुक जान मोहम्मद बना रहा था। जान मोहम्मद मॉस्को में भारत के एम्बेसडर TN कॉल का पर्सनल कुक। जब शास्त्री जी खाना खा रहे थे, तभी प्राइवेट सेक्रेटरी जगन्नाथ सहाय को दिल्ली से उनके सहयोगी वेंकट रमन का फोन आया। उन्होंने बताया कि ताशकंद एग्रीमेंट को लेकर भारत में जनरली रिएक्शन ठीक है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जैसे ऑपोजिशन लीडर्स इससे संतुष्ट नहीं थे। शास्त्री जी ने इसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि ऑपोजिशन का ऐसा रिएक्शन उनको बिल्कुल नॉर्मल लगा। इसके बाद शास्त्री जी सोने चले गए। उन्हें सोने से पहले दूध पीने की आदत थी, इसलिए उन्हें दूध दिया गया। इस वक्त तक विला का माहौल शांत था और सब लोग समझौते की खुशी मना रहे थे। सोवियत सुरक्षक विला के बाहर और अंदर तैनात थे। तभी रात 1:20 शास्त्री जी SN सहाय के दरवाजे पर खड़े थे। बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे और अपना सीना पकड़कर खड़े थे। शास्त्री जी के मुंह से सिर्फ डॉक्टर शब्द निकला और वो तुरंत मुड़कर जाने लगे। जब शास्त्री जी को दोबारा बेड पर लेटाया गया तो उन्हें जोर जोर से खांसी होने लगी और सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। वो उठकर बेड पर बैठ गए, अपना सीना जोर से पकड़ते हुए कुछ बड़बड़ाने लगे और फिर बेड पर लेट गए। खबर मिलते ही रात करीब 1:25 डॉक्टर RN चुग भी वहां पहुंच गए, लेकिन तब तक शास्त्री जी की हालत पहले से काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रात 1:32 शास्त्री जी ने अपनी आखिरी सांस ली। ऑफिशियल तौर पे शास्त्री जी की मौत का रीजन हार्ट अटैक बताया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में उन्हें पहले भी 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका था। इसी वजह से ताशकंद में मौजूद भारतीय अफसरों ने इस वजह को मान लिया। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर का किसी बड़े इंटरनेशनल एग्रीमेंट पर साइन करने के सिर्फ कुछ ही घंटों बाद विदेशी जमीन पर अचानक मौत हो जाना अपने आप में ही एक बड़ा सवाल था। इसके बावजूद उनकी मौत का एग्जैक्ट कॉज को कंफर्म करने के लिए ना सोवियत यूनियन में और ना ही भारत में उनका पोस्टमार्टम करवाया गया।
जब शास्त्री जी की बॉडी भारत लाई गई तो ऐसी चीजें सामने आई जिन्होंने उनकी मौत के राज को और गहरा कर दिया, जो आज तक सुलझा नहीं। उनकी बॉडी इतनी ज्यादा फूल चुकी थी कि जब हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक उनके शव को नहलाया जा रहा था तो उनकी बनियान तक काटनी पड़ गई थी। जब लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में डेथ हुई थी उस वक्त वहां का टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, यानी मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था। इसके बाद बॉडी को एम्बाम किया गया, यानी स्पेशल फ्लूइड्स डालकर बॉडी को खराब होने से रोका गया था। इन सब के बावजूद सिर्फ 12 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचने पर बॉडी का रंग बदल जाना और शरीर का फूल जाना बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, शास्त्री जी के पेट पर और गर्दन के पीछे के हिस्से पर कट के निशान थे। गर्दन पर जो कट था उस जगह से खून बह रहा था। चादर, तकिए और कपड़े सब खून से भीगे हुए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन सा हार्ट अटैक बॉडी को नीला कर देता है और कौन सा हार्ट अटैक शरीर पर कट्स के निशान छोड़ देता है। बाद में उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने भी पब्लिकली कहा कि उन्हें शक है कि उनके पति को जहर दिया गया था। उनका ये शक इसलिए भी और मजबूत होता है क्योंकि ऐसी सर्कमस्टांसिस में हुई मौत के बावजूद भारत सरकार ने शास्त्री जी का पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया। 4 अक्टूबर 1970 को फेमस वीकली मैगजीन धर्मयुग को दिए एक इंटरव्यू में लाल बहादुर शास्त्री जी की वाइफ ललिता शास्त्री ने कई बहुत इंपॉर्टेंट बातें सामने रखी। उन्होंने बताया कि जब शास्त्री जी बेहोश हो रहे थे तब वो बार बार उस थर्मस फ्लास्क की तरफ इशारा कर रहे थे जिसे उन्हें पानी पिलाया गया था। शुरुआत में वहां मौजूद डॉक्टर चुप को लगा कि शायद उन्हें प्यास लगी है, लेकिन जब पानी दिया तो शास्त्री जी ने उसे पिया ही नहीं। ललिता शास्त्री ने ऐसी बात पर शक जाहिर किया कि क्या शास्त्री जी को एहसास हो गया था कि उनकी फ्लास्क में कुछ गड़बड़ है और वो इस इशारे से वही बात बताना चाह रहे थे। सबसे अहम बात यह थी कि वो थर्मस फ्लास्क शास्त्री जी हमेशा अपने साथ रखते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद ना तो वो बॉटल भारत वापस लाई गई और ना ही वो कभी दोबारा मिली। शास्त्री जी की एक पर्सनल डायरी भी उनके निधन के बाद गायब कर दी गई। उसके अलावा एक और बात ने शक को और गहरा कर दिया। शुरू में शास्त्री जी को एक होटल में ठहराया जाना था और सारी तैयारियां वहीं की गई थी, लेकिन अचानक आखिरी वक्त पर उनका स्टे वहां से बदलकर सिर्फ 250 गज दूर एक विला में शिफ्ट कर दिया गया। आज तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ऐसा क्यों किया गया। इसके बाद शक की सुई सबसे पहले अमेरिका इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की तरफ घूम गई। उस वक्त भारत एक इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल मोड़ पर खड़ा था। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत सोवियत यूनियन के ज्यादा करीब आए, खासकर तब जब भारत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा दावा CIA के फॉर्मर ऑफिसर रॉबर्ट क्राउली के हवाले से सामने आया, जिसे जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस की बुक में कोट किया गया है। इन दावों के मुताबिक CIA ने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की हत्या की साजिश रची। शास्त्री जी की मौत के ठीक 2 हफ्ते बाद 24 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर भाभा की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। दोनों घटनाओं का लगभग एक ही महीने के अंदर होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश जैसा लगता है। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भारत सरकार ने हमेशा यही कहा कि ये एक नेचुरल डेथ थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे ऑपोजिशन के कई नेताओं ने इस मौत पर गंभीर सवाल उठाए। राम मनोहर लोहिया ने तो यहाँ तक कह दिया था कि शास्त्री जी मरे नहीं, मारे गए थे। उन्होंने भारत सरकार से इन्वेस्टिगेशन की मांग भी की, लेकिन सरकार ने ना तो जांच करवाई और ना ही इन सवालों का जवाब दिया। शास्त्री जी का परिवार लगातार जांच की मांग करता रहा, लेकिन हर बार इन मांगों को ठुकरा दिया गया। फिर साल 1977 में जब भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया, शास्त्री परिवार की मांग पर शास्त्री जी की मौत की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। ये कमेटी समाजवादी नेता राज नारायण के नेतृत्व में बनी और इसे राज नारायण कमेटी के नाम से जाना गया। इस कमेटी ने कुछ रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और कुछ गवाहों से भी बात की, लेकिन इसे कभी भी ऑफिशियल पावर्स नहीं दी गई और ना ही इसकी रिपोर्ट्स कभी पब्लिक की गई। शास्त्री जी के पर्सनल डॉक्टर RN चुप, जो ताशकंद में उस राज शास्त्री जी के साथ मौजूद थे, उन्हें भी राज नारायण कमेटी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन अपना बयान दर्ज करने से पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में उनकी और उनके पूरे परिवार की मौत हो गई। उनकी कार को एक तेजी से आते ट्रक ने कुचल दिया था। शास्त्री जी के एक पर्सनल असिस्टेंट रामनाथ, जो इस केस और एक इम्पॉर्टेंट विटनेस थे, उनके साथ भी एक रोड एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में उनकी याददाश्त चली गई और वो विकलांग हो गए। केस के 2 सबसे महत्वपूर्ण गवाहों के साथ हुई इन घटनाओं ने कई सीरियस सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा सोवियत यूनियन में भारत के एम्बेसडर TN कॉल,
कि पर्सनल शेफ जान मोहम्मद, जिसने शास्त्री जी के लिए आखिरी खाना तैयार किया था, उसे भारत में कभी भी फॉर्मली इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। शास्त्री जी की मौत पर सवाल उठाने वाले एक बहुत मशहूर नाम था दया भाई पटेल, जो भारत के पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बेटे थे। उन्होंने इस मुद्दे पर एक किताब लिखी थी, द बॉस शास्त्री मर्डर, लेकिन ये किताब भारत में बैन कर दी गई और आज भी इसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। साल 2009 में लेखक अनुज धर ने इस केस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स के लिए आरटीआई डाली। जवाब में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा कि शास्त्री जी की मौत से जुड़ा सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट मौजूद है और उसे क्लासिफाइड रखा गया है, क्योंकि उसका खुलासा भारत के फॉरेन रिलेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। साल 2018 में एक बार फिर ये मुद्दा उठा, जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने मांग की कि शास्त्री जी की मौत से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए जाएं। उन्होंने राज नारायण कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश करने की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने जवाब दिया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड हैं और पब्लिक नहीं किए जा सकते। इस तरह सरकार का ये रवैया इन लोगों के बीच शक को और गहरा करता चला गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर सरकार के पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है तो इतने दशकों से इस केस में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखी गई? लाल बहादुर शास्त्री की डेथ आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। उनकी मौत एक ऐसी घटना है जो हिस्ट्री में तो दर्ज हो गई, लेकिन उसके पन्ने आज भी अधूरे हैं। उनकी मृत्यु को लगभग 60 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये सवाल जिंदा है कि आखिर देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत कैसे हुई।